अयोध्या का विवाद अदालतों तक पहुंच चुका था। विवादित परिसर बनता मुकदमे चल रहे थे, लेकिन आने वाले समय में यह मामला केवल अदालतों तक सीमित रहने वाला नहीं था। अब देश की राजनीति सैकड़ों और करोड़ों लोगों की भावनाओं का विषय बनने वाली थी। आखिर कैसे हुआ यह धार्मिक विवाद और इसने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया? कौन कौन से नेता इस आंदोलन से जुड़े और 6 दिसंबर 1992 को आखिर अयोध्या में क्या हुआ? बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं तो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे राम मंदिर के इतिहास के बारे में। हम इसके लिए एक और अलग से वीडियो लाएंगे। अभी हमें राम मंदिर पर करीब 2 वीडियो लाने हैं। एक वीडियो तो जिसमें हम बताएंगे राम मंदिर के बारे में पूरे 500 वर्षों का संघर्ष, और एक वीडियो ये जब पूरी न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा राम मंदिर चोरी का। हमने अभी बीच में एक और वीडियो लाया है, और वीडियो आप थंबनेल से समझ गए होंगे और टाइटल से समझ गए होंगे। 1947 से 2024 तक की सारी घटनाओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में, अभी भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में सबका जिक्र किया है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। तो पहले ही आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में पहले ही जय श्री राम लिख दीजिए। फिर इसके बाद अगर आप लोगों के कमेंट आए में राम मंदिर में क्या क्या कैसे चोरी हुई और इसमें मुख्य आरोपी कौन कौन से थे, इसके लिए हम पूरी रिसर्च करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी 3 दिन हैं। अभी हम 3 दिन में अगर आप हमें कमेंट करते हो तो अगले 1 हफ्ते में हम उस पर पूरी रिसर्च करेंगे। यानी हम उस पूरे विषय पर करीब 7 दिन रिसर्च के बाद आपको हर एक पहलू बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। 1970 और 1980 के दशक में अयोध्या में विवाद धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगा था। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने राम जन्मभूमि को लेकर अभियान शुरू किए। देश में अनेक सभाएं आयोजित होने लगी। विश्व हिंदू परिषद का अभियान 1984 राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से मिलने लगा था। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण का अभियान शुरू किया। देश में अनेक साधु संत इस अभियान से जुड़े। अगर बात की जाए उस टाइम के सबसे प्रमुख नेताओं में, तो रामचंद्र दास परमहंस, अशोक सिंघल, नित्य गोपाल दास, इन नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन में धार्मिक आधार प्रदान किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत में विवादित परिसर में ताले खोलने का आदेश दिया। ताले खुलने के बाद हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति मिली। इस फैसले के बाद पूरे देश में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। 1989 में शिलान्यास की अनुमति मिली और देश भर से राम शिलाएं अयोध्या में भेजी जाने लगी। गांव-गांव में पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ और 1980 के दशक के अंत तक राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन चुका था। कई राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। प्रमुख नेताओं के चेहरे भी उभर कर आए, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। यात्रा प्रारंभ सोमनाथ से हुई और लक्ष्य था अयोध्या पहुंचना। यात्रा का प्रभाव यह हुआ कि हजारों लोग इस रथ यात्रा में शामिल हो गए। अनेक राज्यों में सभाएं होने लगी। राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था। यह केवल रथ यात्रा नहीं थी, समर्थकों के लिए धार्मिक जागरण था, विरोधियों के लिए राजनीतिक अभियान था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। कई कार सेवक अयोध्या पहुंचते रहे। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार ने अयोध्या क्षेत्र के आसपास भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। 6 दिसंबर 1992 की सुबह अयोध्या में हजारों कार सेवक जमा हो चुके।
की मीडिया वहां मौजूद थी। मंच पर अनेक नेता और संत मौजूद थे। दोपहर का समय था। भीड़ सुरक्षा घेरा को तोड़कर विवादित ढांचे की ओर बढ़ी। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे अयोध्या। कार सेवकों की भीड़ कार सेवा के बहाने विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हो। पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का जमावड़ा था। सुरक्षा के लिए ढांचे के इर्द गिर्द पीएसी तैनात थी और यहीं संघ के स्वयं सेवकों ने भी घेरा बना रखा था। आज इस ढांचे को गिराना। सुबह 11:43 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, शेषाद्री, के सुदर्शन, विनय कटियार, उमा भारती और महंत अवैधनाथ के साथ कई नेता विवादित स्थल के पास पहुंच गए। देश भर से अयोध्या पहुंचे कार सेवक जोश और जुनून में नारे लगा रहे थे। सेवक गुंबदों पर चढ़ गए। 11:43 पर 3 कार सेवकों को एक गुंबद पर चढ़ते देखा गया। उनकी देखा देखी भीड़ बेकाबू होने लगी और देखते ही देखते सुरक्षा घेरे को तोड़ डाला। 10 मिनट बीतते बीतते कार सेवकों के हाथ में हथौड़े, कुल्हाड़ी और नुकीले हथियार दिखाई देने। कोई नहीं जानता था कि यह सब उन तक कैसे पहुंचा। देखते ही देखते गुंबदों पर हथौड़े चलने शुरू हो गए। स्थिति तेजी से बदलने लगी। दोपहर 1:55। अब तक उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की 3 में से एक गुंबद को गिरा दिया था। गुंबद के गिरने की वजह से मलबे में करीब 25 कार सेवक दबकर घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोपहर 3:30 बजे कुछ नेताओं के मुंह से एक थक्का और तो बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारों के बीच करीब 3:30 बजे तक कार सेवकों ने दूसरा गुंबद जमीन दोज कर दिया। अब मुख्य गुंबद ही बचा था। हमला उस पर भी जारी था। शाम 4:49। कार सेवकों की भीड़ ने मुख्य गुंबद को नीचे की तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया। उस पर तब तक वार किए गए जब तक वो पूरी तरह गिर नहीं गया। शाम के 5 बजते आखिरी गुंबद भी नीचे आ चुका था। और फिर इतिहास ने वह दृश्य देखा जिसे आज भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। विवादित ढांचा गिर गया। देश में इसकी तस्वीरों और वीडियो प्रसारित होने लगी। कई राज्यों में तनाव फैल गया। हिंसा और दंगों की घटनाएं हुई। केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू की। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह इस्तीफा दिया था। 6 दिसंबर शाम 6:15 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री को यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबर मिल चुकी थी। इसी के बाद वो सूचना निदेशक अनिल स्वरूप से एक पेपर पर राज्यपाल के नाम बहुत ही संक्षेप में इस्तीफा लिखने को कहते हैं। प्रखर राष्ट्रवादी हूं और प्रखर राम मंदिरवादी हूं। राम मंदिर के साथ हिंदुत्व जुड़ा है, राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद भी जुड़ा हुआ है और हमारा संकल्प है कि अयोध्या में राम का जो अधूरा मंदिर है ये पूरा बने, राम के अनुकूल भव्य मंदिर बने। घटना की जांच के लिए आयोग गठित किया गया। घटनाओं की जांच कई वर्षों तक चली। फिर भी हमारे बीच सवाल यह आता है, क्या यह पहले से योजनाबद्ध घटना थी? क्या प्रशासन विफल रहा या इसे रोका जा सकता? इन सवालों पर देश में वर्षों तक बहस होती रही। अगर आपको भी इन सवालों के उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। 1992 की घटना के बाद भारतीय राजनीति गहराई से प्रभावित हुई। राम मंदिर देश का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया। चुनावों में यह विषय लगातार चर्चा में रहा। 6 दिसंबर 1992 केवल एक तारीख नहीं थी, यह भारतीय इतिहास का वह दिन था जिसने राजनीति, समाज, न्यायपालिका को नई दिशा दी। लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ था। सबसे बड़ी लड़ाई अदालतों से लड़ी जाने वाली थी। पुरातत्व, दस्तावेज, गवाह और कानून अब इस संघर्ष के नए
अध्याय बनने वाले थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिर चुका था, देश की राजनीति बदल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर उस जमीन का मालिक कौन है? क्या वहाँ पहले मंदिर था? क्या सदियों पुराने इस विवाद का कोई समाधान संभव था? अब यह लड़ाई सड़कों पर नहीं, अदालतों की लड़ाई लड़ी जाएगी। लंबी कानूनी लड़ाई 1992 के बाद मुकदमे एक साथ चलने लगे। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सभी पक्ष अपने अपने दावे लेकर अदालत पहुंचे। 2003 में अदालत के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई कराई। खुदाई के दौरान कई संरचनाओं में अवशेष मिलने की बात सामने आई। कुछ विशेषज्ञों ने इसे मंदिर जैसी संरचना बताया। इतिहासकार और विद्वानों ने इसे निष्कर्षों पर अलग अलग मत व्यक्त किए। यही कारण है कि यह विषय लंबे समय तक बहस का केंद्र बना रहा। क्या जमीन के नीचे इतिहास छिपा था? क्या सदियों पुरानी परतें किसी बड़े रहस्य को उजागर कर रही थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 30 दिसंबर 2010 को आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विवादित भूमि को 3 बड़े हिस्सों में बांटने का निर्णय दिया। एक हिस्सा राम लला विराजमान को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन किसी भी पक्ष ने इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। लंबी सुनवाई शुरू। दस्तावेज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पुरातत्व रिपोर्ट, गवाह, सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं। कई महीनों तक बहस चली। 9 दिसंबर 2019 को केस की नजर सर्वोच्च न्यायालय पर थी। सुबह फैसला सुनाया गया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया। निर्णय के मुख्य बिंदु में विवादित भूमि को रामलला विराजमान को दी गई। केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया गया। सदियों के विवाद के बाद अदालत ने अपना निर्णय दिया था, लेकिन अब संघर्ष समाप्त हो चुका था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 2020 में इसका गठन किया गया। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दी गई। देश भर से दान और सहयोग मिलने लगा। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को देश भर से लोग इस कार्यक्रम को देखने आए और यह आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना गया और नागर शैली में इसका निर्माण हुआ। हजारों कारीगर, सैकड़ों इंजीनियर दिन रात काम चलता रहा। अयोध्या का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। 22 जनवरी 2024 का वह दिन जिसका इंतजार लाखों लोग बरसों से कर रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। देश भर में दीप जलाए गए। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान हुए। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। एक संघर्ष जिसने कई पीढ़ियां देखी, एक विवाद जिसने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, एक आस्था जो सदियों तक बनी रही और एक भव्य मंदिर, अयोध्या का नया स्वरूप। नई सड़कें, नया रेलवे स्टेशन, नया हवाई अड्डा, पर्यटन का विकास हुआ। देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु, अयोध्या एक बड़े धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रही थी। अयोध्या की कहानी केवल एक इमारत की कहानी नहीं है, यह आस्था की कहानी है, इतिहास की कहानी है, यह राजनीति की कहानी है, यह एक न्याय व्यवस्था की कहानी है और यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस विषय को पीढ़ियों तक जिया। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि विवाद कितने लंबे हो सकते हैं और समाधान कितनी देर में आ सकते हैं। अयोध्या का यह अध्याय अब भारतीय इतिहास का स्थायी हिस्सा बन चुका है। आप चाहें तो इसे आस्था के रूप में देखें, इतिहास के रूप में देखें या न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देखें। यह विषय भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में हमेशा शामिल रहेगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।